उनको सशक्त बनाने के दायित्व को बखूबी निभाती रही। प्रेरणा की स्रोत जीवन को साहित्य से और साहित्य को जीवन से समृद्ध करने वाली डॉक्टर गीता दुबे को आज शुभजीता सृजन पर प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित करना स्वयं को ही सुख प्रदान करना है। इस अभिनंदन पत्र में डॉक्टर गीता ग्लास सह लेखन 2004, दूसरा स्त्री लेखन स्त्री दृष्टि सह संपादन 2014, तीसरा कोरोना काल में हमारा साहित्यिक सफर ई बुक संपादक मंडल 2021, ए सखी सुन ई बुक समसामयिक एवं स्त्री मुद्दों पर केंद्रित 2021, पांचवा विस्मृत नायिकाएं ई बुक 2022, छठा मधुपुर आबाद रहे कविता संग्रह 2022। साहित्यिक सक्रियता विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं आलेख समीक्षाएं लाती हैं। एक रचनाकार है जिन पर वो बात करती हैं, जुगल प्रिया। और जुगल प्रिया पे बात करते हुए लेखिका लिखती हैं कि भक्ति के पावन और कठिन राह को बहुत से पाखंडी और दुष्कर्मों से दूषित करने में नहीं चूकते। कवित्रीन छद्मवेशी बगुला भगतों के मुख से सावधान रहने की सलाह भी देती। तो बहुत सारी भक्तिपरक रचनाएं हैं, लेकिन उसके बीच बीच ये चीज ये मोती की तरह चमकती हैं। और स्त्री किस तरह से जब बाहर निकलती है, पुरुषों के साथ काम करती है, तो उनके जितनी चालें हैं और उनके भीतर का जो पाखंड है वो कैसे उभरता है, वो आज ही नहीं उस दौर में भी दिखता है। बगुला भक्तन सो डरिए इक पग ठाड़े ध्यान धरत हैं, दीन मीन लो की बचिए री, ऊपर पे उज्जवल रंग दिखत। अब आप ये पढ़ते जाइए, ये कपट हिंसक लखिए, कितने दूर ही रहे भलाई, निकट गए फंदन फसिए, जुगल प्रिया मायावी पूरे, भूल न इन संग पल बसिए। स्त्री का जो एक सिक्स सेंस होता है और उस सिक्स सेंस के आधार पर वो ये निर्णय लेती है, और अधिकांश स्त्रियां इस पर लिखती नहीं रही, अनुभव तो किया होगा, लेकिन जुगल प्रिया लिखती है और वहां हमारी नजर टिकती है, क्योंकि स्वाभाविक है हमारे पास हमारे दूरबीन है, हमारे छिद्यार वो कहते हैं देखने की चीजें हम अपनी तरह से देखते हैं। कुछ ऐसी स्त्रियों की बात भी की गई है। अधिकांश स्त्रियां जो हैं वो राजघराने से थी, शायद इसीलिए उनकी रचनाएं बची रही। लेकिन एक आध ऐसी चंद्रकला नाम से, मैम का नाम है इसलिए मुझे दिमाग में भी रहा, नाम से एक दासी का तो बिल्कुल सूचना परक भी है, तो वो इसकी जरूरत भी थी इस स्तंभ की, अधिक से अधिक सूचना लोगों तक पहुंचे। लेकिन साथ ही साथ कई जगह उनकी बहुत विशेष टिप्पणियां आपको दिखेंगी जो आपको सोचने पर बातें करती हैं कि ऐसी स्त्री रचनाकारों को इस तरह की उपेक्षा क्यों मिली है। ये एक सेंट्रल लाइन आप कह सकते हैं, उपेक्षित स्त्री रचनाकार यहाँ है। ये भी तो उपेक्षित या भुलाई गई स्त्रियों की कथा यहाँ पर हमें मिलती। बहुत सारे नाम हम परिचित हैं, लेकिन अधिकांश कवित्रियों को न तो हम सिलेबस में पढ़ते हैं, न ही आलोचकों ने उन्हें स्पर्श किया है। एक तरह से उनको कोई महत्व ही नहीं दिया गया है, रिसर्च नहीं किया, इसलिए उनकी रचनाएं भी खो गई हैं। खोजने से शायद मिलती, लेकिन रचती हुई को तो कोई देखता नहीं है, तो जो बुलाई गई हैं उनको देखने की उम्मीद हम बड़े आलोचकों से कम ही रखते हैं। रत्नावली की बात करते हुए एक बड़ी अच्छी कह सकते हैं ना, उनके व्यक्तित्व का ऐसा लगता है कि तुलसी का वियोग उनकी रचनाओं में करते हुए ये यहाँ तक पहुंची हैं, वो सलाम के काबिल है। मतलब वो केवल काबिल तारीफ नहीं है, वो सलाम के काबिल है, और इसीलिए ये काम ये कर पा रही। और गीता दी भी, वो भी
अब ये कहा जाए कि लड़ना शब्द गीता के साथ हमेशा रहा है, लेकिन मैं उसको लड़ना नहीं कहती, मैं उसको कहती हूँ कि ठीक है, वो कहीं जहाँ लड़ती हैं कहीं कहीं वो अधिकार होता है, कहीं कहीं कर्तव्य होता है, और कहीं कहीं उनका अपना संघर्ष होता है। तो ये इनके रूप हैं लड़ाई के। तो इन सबको लेकर के गीता दी चल रही हैं, और निश्चित है ये कामना या काम में इन्हीं की लेखनी से हो सकता था कि हमारे पास ऐसी एक पुस्तक आ। तो पुस्तक के लिए आप दोनों को बधाई, और इस सम्मान को पाने के लिए गीता को हार्दिक बधाई, और ऐसी शख्सियत को सम्मानित करने के लिए आपको बधाई। और इस सम्मान समारोह में हम सब हैं, साक्षी हैं, इसलिए हम लोग सचमुच एक बहुत ही सुंदर चीज के साक्षी बने हैं। तो ये हमारी स्मृति में दर्ज होना चाहिए, होगा भी। तो हम सभी भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब मैं थोड़ी बातचीत करूं किताब को लेकर। बहुत सुंदर ऋतु ने बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट कर दी, क्योंकि मुझे ये पीडीएफ फॉर्म में मिला था, और मेरी एक मुश्किल है पीडीएफ फॉर्म में पढ़नी। मैं बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ पाती, और आधी चीजें तो पढ़ते पढ़ते उसी में गुम हो करके लगता है बस ये पढ़ लो, बस हो गया। यहाँ कुछ नोट करना है, कुछ बोलना है, ऐसी स्थितियां नहीं बन पाती पीडीएफ पढ़ते वक्त। और अक्सर पीडीएफ जब मोबाइल में पढ़ना है तो वो आते जाते रास्ते में ही पढ़ती। तो मैंने भी इसको पढ़ा, पूरा पढ़ा। अब जितनी चीजें दिमाग में रह गई हैं, अगर किताब मेरे हाथ में होती तो मैं आपको श्योर करती हूँ कि मैं बेहतर बोल पाती, लेकिन चूंकि पीडीएफ ही था तो जो कुछ मेरी स्मृति में है उसके आधार पर पास करेंगे। सबसे पहले किताब का कलेवर बहुत सुंदर है। ये जब मैंने देखा था बहुत अच्छा लगा था, और विस्मृति नायिकाओं में ये जो नहीं है ये इसका एक प्रतीक है, क्योंकि सब एक है, स्त्रियां एक, हमारा धरातल एक है। हम सभी, वो राज रजवाड़े की स्त्रियां हों, दासी हों, काम करने वाली हों, काम न करने वाली हों, कहीं की भी, हमारा एक ही परिचय है, हम स्त्री। और कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग सब एक। वो जो स्त्री होने का दर्द, या स्त्री होने का सुख, या स्त्री होने का अर्थ, ये सब एक जैसा ही हम लोग ढोते हैं, झेलते हैं, कहीं पर भी। तो ये एक समान, किसी का चेहरा आप नहीं कह सकते कि ये सुंदर है, ये खराब। स्त्री का वो वही चेहरा है जो सब में। ये कलेवर बहुत ही सुंदर है, कलरफुल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कलर हमारे जीवन में बना रहे, ये रंग आए हमारे पास। शीर्षक लेकर के मुझे भी थोड़ी सी हैरानी हुई, और चूंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि एक जब आप ब्लॉग लिखते हो या स्तंभ लिखते हो, और उसको सुषमा ने कहा ही कि आनन फानन बड़ी आपात स्थिति में चीजें लाई गई, तो हो सकता है अगर ठहर करके आप इस पे सोचते तो इसका थोड़ा सा कलेवर अलग होता। लेकिन अचानक जब मैं इसको पढ़ रही थी तो इसी किताब से एक मुझे टुकड़ा मिला, एक वाक्य का, कि इतिहास का कृष्ण पक्ष। ये मेरी अपनी भाषा नहीं है, इसी में। और मुझे लगा कि ये क्या इतिहास का कृष्ण पक्ष नहीं, उसी पर तो बातचीत हो रही, उसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इतिहास के इस कृष्ण पक्ष को शायद अगर मैं इस किताब को लिखती, मैं इसका शीर्षक देती, तो शायद मैं इसको इतिहास का कृष्ण पक्ष बोलती, शायद। तो है इसका मतलब। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि आपका शीर्षक ऐसा है कि उससे हजारों शीर्षक निकल रहे, तो हजारों चीजें इसमें आ रही हैं। तो ये तो खैर दूसरी बात है, लेकिन ये विस्मृत नायिकाओं में इतिहास का कृष्ण पक्ष तो है। इसमें लगभग 35 नायिकाओं की बात की गई है, और 35 नायिकाओं में अधिकांशतः, जैसा ईतू जी बता रही थी, कि उनका संपन्न घरानों से या राजसी परिवार से, राजघरानों से संपर्क रहा है, इसीलिए शायद उनकी रचनाएं बची हुई हैं या उनको हम देख पा रहे हैं।
लेकिन उनका जो दुख है, दर्द है, उनकी जो व्यथा है, वो राजघराने की हमको लगता है वहां पर और ज्यादा होता है। मुझे याद है, मैं तो शायद याद हो, एक बार बहुत समय पहले जब मैं एमए की छात्रा थी, उसी समय मैंने मैम को एक बार किसी संदर्भ में फोन किया था और मैंने ये कहा था कि मुझे लगता है कि जो निम्न वर्ग, जिसको हमारे यहाँ समाज में उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, जो आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से जिनको निम्न वर्ग कहते हैं, वहां की जो स्त्रियां होती हैं वो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की स्त्रियों से ज्यादा स्वाधीन होती, ज्यादा स्वतंत्र। आपको याद होगा। और इस पे फिर मैम ने कहा कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम इस पर लिखो। लिखना नहीं हो पाया जिस किसी भी कारण से, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारी, आप इसको अगर गंभीरता से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि मध्य वर्ग उच्च वर्ग छोड़ के तो लगभग 35 कारण यहाँ दिखाए गए हैं कि उनकी उपेक्षा क्यों हो रही। जब लेखिका लिख रही हैं तो हर नायिका के संदर्भ के साथ वे उसको रेखांकित भी कर रही हैं कि स्त्री के साथ कौन सी विडंबना है जो वो हमेशा उपेक्षित हो रही। कहीं पर वो घर परिवार में अगर है, खुद ही हमारे लिए तो कहते हैं कि स्त्रियों के लिए वो कहीं भी रहें लेकिन उनका मन, उनकी दृष्टि घर की तरफ ही रहती है, वो हमेशा गृहापेक्षी रहती है, उसी तरफ उनकी दृष्टि रहती है। जितनी जल्दी भागने की, जितनी जल्दी सब कुछ करने की हमें होती है, उतनी किसी पुरुष को नहीं होती। कहीं ना कहीं, या अब उसको आप कहिए कि हमें बांधा गया है कि हम बंध गए हैं, हम भी तो बंध गए। तो ये जो हमने अपने लिए बहुत सारे तैयार कर लेते हैं, बहुत सारे बंधन हम भी अपने लिए गढ़ते हैं, बनाते हैं, हम छोड़ नहीं सकते वैसा। भाई आप पिता हो, आप पुरुष हो, आप जा सकते हो, हम कैसे जाए? तो ये प्रश्न तो हम ही अपने लिए खड़ा करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां मुझे लगता है कि लेखिका ने इन कारणों पर भी आलोकपात किया है थोड़ा थोड़ा। जैसे बहुत वाजिब कारण इसमें 2-4 इस तरह जो मेरे ध्यान में अभी आ रहे हैं कि एक तो ये है कि जहां पुरुष रचनाकार हैं और वे अगर जैसे तुलसीदास हैं तो रत्नावली है, तो अब रत्नावली कितनी भी बड़ी रचनाकार हो लेकिन जब तुलसीदास हैं तो रत्नावली उपेक्षित। तो इस तरह भी बहुत सारी हमारी नायिकाएं हैं जो उपेक्षित हो गई हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो इतिहासकार होते हैं, जो आलोचक होते हैं, आप जानते ही हैं कि आलोचना के क्षेत्र में अभी तो कई नारियों का पदार्पण हुआ है, महिला आलोचकों का, लेकिन आलोचना का, समीक्षा का क्षेत्र, उस पर तो उनका वर्चस्व है अभी भी बहुत अधिक। तो हम महिलाएं तो आती ही नहीं है इस क्षेत्र में, हमें भी तो आना चाहिए, हम भी तो वो काम करें, हम भी तो अपने आसपास के। और इसलिए मैं निश्चित है भूल हुई कि साहित्यिकी को मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि साहित्यिकी है तो कभी हिंदी में अरे अभी घर में कोई नहीं है, पूछना पड़ता है भाई कोई कौन है? आप जो बोल रही हैं कोई नहीं है तो आप कौन है? तो उनका उत्तर होता है, सभी महिलाओं का उत्तर होता है, कोई से मतलब पुरुष। पुरुष कोई है और वो क्या है? शून्य है। पंत ने जब लिखा हुआ समाज की नहीं इकाई शून्य समान अवस्थित, उसका जीवन मान मान के नर पर है अवलंबित। नर एक है, 1 0 लगा तो 10 हो गया, 2 0 लगा तो 100 हो गया, और 1000 0 अगर रख दिए जाए, मतलब पुरानी शब्दावली में हम सब जीव हैं। एक व्यक्ति यहाँ आ जाए तो, एक पुरुष आ जाए तो इतने शून्य लगा दिए जाएंगे कि 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब कुछ भी हो जाएगा। लेकिन वो समय बीत गया। अब हमारे गीता जैसी, शुक्रा जैसी और इतु जैसी नायिकाएं सामने आ गई हैं जो विस्मृत को ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगी और ये सिद्ध कर देंगी कि हम विस्मरण के वस्तु नहीं है, हमें भुलाया नहीं जा सकता, हम कोई है, हमारा अपना वजूद है। अभी तक क्या हुआ है? इतिहास स्त्रियों को भुलाता रहा है। इतिहास में भी कृष्ण पक्ष है, साहित्य में भी कृष्ण पक्ष है।
कहाँ तक कहें, ये सब मेरी बात से सहमत होंगी मेरी छात्राएं हैं कि प्रेमचंद जैसा व्यक्ति जो स्त्रियों का इतना समर्थक था, वो अपनी पत्नी का लेखन बर्दाश्त नहीं कर सका। शिवरानी देवी घर में अगर किताब आप पढ़ें तो उन्होंने कहानी लिखी थी और छपी थी कहीं, शिवरानी जी की कहानी को लेकर प्रेमचंद आए और उन्होंने कहा ये सब क्या उलझन तुम लिखती हो, लोग पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि मैं लिख देता हूँ तुम्हारे नाम पर। उसके बाद शिवरानी देवी ने लिखना बंद कर दिया। अगर एक इतना लिबरल, इतना उदार लेखक अपनी पत्नी की लेखनी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो आप सोच लीजिए उस युग में कितनी लेखिकाएं रही होंगी जो विस्मृति के अंतराल में विलीन हो गई। जो राजघराने की स्त्रियां थी, डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, कहीं उनकी लिखित डायरी मिल गई होगी, कुछ मिल गया होगा, लेकिन जो बहुत सारी स्त्रियां घरों में बंदी थीं और अपने दुख सुख को लोकगीतों के माध्यम से गाया करती थीं, उनका नाम नहीं था। आज से करीब 25-30 साल पहले एक पुस्तक की पांडुलिपि मिली। पुस्तक का नाम था सीमंतिनी उपदेश और लेखिका की जगह लिखा हुआ था एक अज्ञात हिंदू विधवा। मतलब ये भी समाज स्वीकार नहीं करता था कि कोई स्त्री लिखे। उसने कष्ट से लिखा, छपवाया, तो उसमें अपना नाम नहीं दे पाई। नाम दे दी तो शायद सीमंतिनी उपदेश रचना हमारे सामने नहीं आ पाती। पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास खंगाल डाले, इतने बड़े बड़े आलोचक हुए हमारे यहाँ, लेकिन उन आलोचकों को माइक्रोस्कोप लेकर एक मीराबाई दिखाई पड़ी। बगल में सहजोबाई थी, उन्हीं के साथ रहती थी, वो नहीं दिखाई पड़ी। और बहुत सारी कवित्रियां ऐसी थीं जो लिखती थीं, स्वेच्छा लिखती थीं और उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं करती थी। लिख मतलब मसी कागज छूकर उसको किताबों के पन्नों में सजाती नहीं थी, इसलिए वो बेचारी ऐसे ही रह गई। मैं एक मैगजीन की एडिटर हूँ, अभी भी हूँ। सामने मैगजीन है, वो प्रोग्रेसिव फ्रंट से निकलती है। उसमें मैं एक कॉलम लिखा करती थी, गुमनाम वीरांगनाएं। गीता से मेरी बात हुई थी और वीरांगना की मैंने परिभाषा दी थी, वीरांगना वह नहीं जो केवल युद्ध क्षेत्र में तलवार, तीर और बम के गोले लेकर लड़ती है। वीरांगना वो भी है, जैसा कि हमारे शास्त्र बताते हैं, धर्मवीर। स्त्रीलिंग नहीं है उसका, धर्मवीर होते, धर्म वीरांगनाएं नहीं होती हैं। कर्मवीर होते हैं, कर्म वीरांगनाएं नहीं होती हैं। तो वो मैंने कैटेगराइज किया कि धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में जिन्होंने आगे बढ़कर काम किया, वो सब गुमनाम वीरांगनाएं हैं। उनमें मैंने ऐसी स्त्रियों को चुना जैसे पहली लेडी डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। उस बेचारी को मेडिकल पढ़ने के लिए कितनी असुविधाएं हुई थी और पुरुष डॉक्टर उसको इतना संतापित करते थे कि उसे छोड़ देने की स्थिति हुई। पहली डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी, जो कि 21 साल की उम्र में ही मर गई टीबी से। और उसके बाद पहली लेडी डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली हुई, जो काफी दिन तक जीवित थी और समाज की सेवा उन्होंने की। उन्होंने अपनी जीवनी भी लिखी थी। वैसे ही सबसे पहली महिला जासूस, सबसे पहली महिला आत्मकथा लेखिका, सबसे पहली राजदूत, इस तरह मैंने गुमनाम वीरांगनाओं का एक वो लिखा था, मतलब वो कॉलम लिखती थी और वो भी छप कर आ गई है गुमनाम वीरांगनाओं के नाम से किताब। उस किताब को लिखते समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जिन स्त्रियों के सिर पर पितृसत्तात्मकता की छाया नहीं थी, वे ही आगे बढ़ सके। झांसी की रानी कभी नहीं होती अगर झांसी के राजा जीवित होते और उनकी कोई पुत्र संतान होती। बेगम हजरत महल नहीं होती अगर उनके पति को यहाँ कलकत्ते में कैद करके फिर लखनऊ नहीं भेजा गया होता। उस समय स्वतंत्र कौन थी?
आप लोगों ने वो हीरा मंडी पे देखी है कि नहीं पता नहीं, स्वतंत्र थी तो आए थे, क्योंकि उनके सिर पर पति पुत्र और पिता की छाया नहीं रहती थी, इसलिए वे स्वतंत्र होती थी और समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। समाज में इज्जत पाने के लिए जरूरी होता। जो लोग भी आज आ पाए और उन्होंने शाम को मैडम के शब्दों में अविस्मरणीय बनाया। अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। और दो सिरों पर दो गुरु हैं। कल डॉक्टर सुकीर्ति गुप्ता की पुण्यतिथि है, 21 जून है, और साहित्यिकी की ये परंपरा रही है कि उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर किसी न किसी की किताब पर, रचना धर्मिता पर बात होती है। और मेरा सौभाग्य है कि इस बार अनायास ही ये दिन मेरे लिए चुन लिया गया। और प्रणाम करती हूँ अपने गुरु आदरणीय मातृतुल्य डॉक्टर चंद्रकला पांडे को, क्योंकि गुरु के हाथों सम्मानित होने का सुख कुछ और ही होता है। आज जब सारे सम्मानों को लेकर के बहस चल रही है, साहित्य अकादमी के पुरस्कार को लेकर के उत्साहों का बाजार गर्म है, शिक्षा, राजनीति, साहित्य, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वहां पर सुषमा के द्वारा दिया गया ये शुभजिता सम्मान, इसे पाकर मैं स्वयं को सम्मानित अनुभव करती हूँ। और जिनके हाथों से ये सम्मान मिला वो तो हमेशा हमारे हृदय में रहती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। सुषमा बार बार चाह रही थी कि दीदी मैडम से बात करिए। मैंने कहा अभी मैडम पिछले कार्यक्रम में आई थी और मैं फिर उनसे कहूँ कि आए, और मैडम से बात तो हमेशा होती रहती है। मैंने कहा मैडम ये सुषमा की मंशा है। मैडम ने तपाक से कहा अरे मैं आ जाऊंगी। तो उनकी सक्रियता अभी 82 वर्ष की उम्र के बाद देखते बनती है, और हम लोगों को अभी भी उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि किस तरह से जब हम 50 की होते न होते, महिला हो पुरुष हो, हम अपनी उम्र का रोना रोते हैं। मेरी बेटी बैठी हुई है, कभी कोई बोलती है मेरी बहुत उम्र हो गई है, मजाक में कहती है, और मैं कहती हूँ कि हाँ तुम्हारी तो उम्र सबसे ज्यादा हो गई है। तो ये है एक मुहावरा बन गया है, उम्र का रोना रोना या घुटनों में दर्द। लेकिन मैडम तपाक से जिस तरह से राजी हुई, मुझे लगा कि और क्या मांगा जा सकता है। ये तो बिन मांगे आपको सारे सुख सब कुछ मिल गया। क्योंकि अभी भी जब मेरे घर आना होता है, मैं जिस इमारत में रहती हूँ वहाँ लिफ्ट नहीं है, द्वितीय तल पर रहती हूँ, तो मैडम कहती हाँ मैं आ जाऊंगी सीढ़ियां चढ़ करके। मेरी माँ 73 या 74 वर्ष की हैं और अब उन्हें भी सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है। पिताजी 82 वर्ष के हैं, दिक्कत होती है। इस बार आए तो दरबार में पकड़ पकड़ के उनको सीढ़ियां चढ़ाई, लेकिन मैडम बड़ी खुशी से आती है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है, गुरु का स्नेह मिलना, साहचर्य मिलना, मार्गदर्शन मिलना किसी भी पुरस्कार से बड़ा होता है, और गुरु के हाथों पुरस्कृत होना तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। और मेरी जो वरिष्ठ दीदियां हैं, एक तो शुभ्रा दी है, और ढेर सारी यहाँ पर मेरी जो साहित्यिकी की दीदियां हैं, ढेर सारी साहित्यिकी की दीदियां हैं। रेवा जी तो मेरी गुरु हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। कीतू मित्र है, उसे यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एक साथ जूनियर थी, लेकिन अब ये जूनियर सीनियर वाली बात नहीं है, हम लोग मित्र हैं। और इधर रेणु जी बैठी हुई हैं, जिनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, उन्हें दिक्कत है सांस की, डॉक्टर ने परहेज रखने के लिए कहा है, घर से निकलने को मना किया है, फिर भी वो आ गई। आशा जी हैं जिन्होंने कहा मैं आऊंगी, सरोजनी जी, विद्या जी, मैं किस किस का नाम लूं। और बारिश भी हुई, और भी कुछ लोग आने वाले थे, लेकिन शायद बारिश ने उनके पाँव को रोक लिया हो। और कुछ प्यारी बच्चियां जो आ गई हैं, पूजा है, रीता है, प्रियंका है, मैं किस किस को धन्यवाद कहूँ, विजया है। तो आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, इस शाम को अविस्मरणीय बनाने। प्रीति हमारी अगली पीढ़ी को आगे ले जाने वाली, जैसे कहा कि हमने इसे पढ़ाया है और हम मैडम से पढ़े हैं, शुभ्रा मैम भी। अब इस किताब की बात मैं जो करूं, कोरोना काल था शायद, और सुषमा ऐसे बोलती है दीदी ये करना है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा दीदी एक स्तंभ लिखना है। मैंने कहा अच्छा, स्तंभ का नाम होगा ए सखी सुन, इसलिए एक जो किताब है उसका नाम है ए सखी सुन। तो अब ये जो सत्य भाव है, अभी मैडम बहनापे की बात कर रही है, मैं बार बार इस सिस्टरहुड या बहनापे के प्रश्न को उठाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक बड़ी जमात है जो कहती है कि औरत की दुश्मन। अब तुलसीदास जी कह गए हैं मोह न नारी नारी के रूप में, औरत की दुश्मन होती है।
तो ये जो, और ये बात हम लोग भी कहते हैं, यानी हम स्त्रियां भी कहते हैं। तो ये एक जो बात है, उस बात को कैसे हम धूमिल करें, कैसे हम उसे झुठलाएं, उसे झुठलाने के लिए हमें दूसरी चमक के साथ आना पड़ेगा, अपनी संगठन शक्ति के साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ईर्ष्या द्वेष पुरुषों में नहीं होता, वहां पर भी रश्क होता है आपस में एक दूसरे को, वहां पर भी दाह की अवधारणा है। पूरी उर्दू शायरी उठा करके देख लीजिए, दाह है वहां, लेकिन हम उस पर ज्यादा बात नहीं करते। स्त्रियां जो हैं वो इजी टारगेट होती है, कह दो बस सुन लेंगी, कुछ नहीं, मुस्कुरा लेंगी। मतलब इतने सारे महिलाओं पर चुटकुले बनते हैं, गर्व से महिलाएं उसे एक दूसरे को भेजती हैं और मुस्कुराती हैं। मेरे पास जब कई आए, मैंने कहा ये सब मुझे मत भेजा कीजिए। तो यानी कि हम अपने मजाक में खुद शामिल हो रहे हैं, हमने मान लिया कि हमारी नियति है, और ऐसा नहीं कि जिस काल की बात इस किताब में हुई उस समय की नियति, आज भी स्थिति यही है। तो कहा सुषमा ने कि दीदी लिखना है, मैंने कहा ठीक है, और वो स्तंभ शुरू हुआ ऐ सखी सुन, कई स्त्री मुद्दों पर, मतलब कुल मिला करके शायद 60 या 62 आलेख, 60 आलेख लिखे गए उसके। और जब लिखते लिखते मैं थक गई तो मैंने कहा सुषमा आप बस करती, क्योंकि साप्ताहिक कॉलम था ना हमारा, या मासिक कॉलम था, साप्ताहिक था, नहीं मासिक कॉलम था, साप्ताहिक नहीं था, मासिक कॉलम था। हर महीने में एक देना होता था, हर महीने में एक स्तंभ जाता था, साप्ताहिक था। तो चलिए देखिए, मैं ये भी भूल रही हूँ। तो जो भी हो, अब ये एक दबाव होता है आपके ऊपर, और मैं बहुत अनुशासनबद्ध नहीं हूँ,